जय हिंद, नमस्कार। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के उन सभी वीवीआई प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आज के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज जो मैथ का एग्जाम है, ठीक है, तो मैथ से काफ़ी बच्चों को परेशानियां होती हैं। बच्चों, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ से काफ़ी डरे हुए थे, ठीक है। तो अगर मैथ में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो निश्चित है इस वीडियो को देख के जाइए, यहाँ से आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे। अगर एमसीक्यू प्रश्नों को आप देख के जाते हैं तो निश्चित है आप प्लस, अगर कुछ नहीं आता बच्चों तो 20 प्लस स्कोर करके आओगे। अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं तो 25 प्लस स्कोर यहाँ से करके आओगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। तो बच्चों, आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं जो कि वायरल प्रश्न है। ये सारे के सारे ओरिजिनल प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो इस प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित है एमसीक्यू जो है 25 से प्लस स्कोर आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि 1 से लेकर के 30 तक है और सभी के सभी एमसीक्यू प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो देखिए कि एमसीक्यू प्रश्नों को किस प्रकार से आप हल करते हैं जो कम समय में और सटीक आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो देखिए, अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें पेन का भी यूज शायद बहुत ही कम हम लोग करेंगे, ठीक है। सिर्फ दिमाग का काम करेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग एकदम ईजी से ईजी तरीके से इसका आंसर दे लोगे। बेटा, पहला कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 के शून्य क्या होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 समझिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो कहोगे सर 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 27। आप समझिए एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो किसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, किसका स्क्वायर करोगे जो कि 27 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 तो 81 हो जाएगा, तो मतलब ये होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसको कर दे बी को, तो 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का अगर होल स्क्वायर करते हो बेटा तो यहाँ 9, और 3√3 का स्क्वायर करते हो तो 3, यानी 9 तिया क्या हो जाएगा 27। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्या 2 में कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसमें से कितने शून्य हो सकते हैं। बेटा देखिए, ये जो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, आप समझिए इसको, प्रश्न को कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें कितने शून्य हो सकता है। आप समझिए बच्चों, 1 2 3 बिंदुओं पर, ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होगा, इसको इस तरह से बनेगा, ठीक है, समझिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कह रहा है इसका शून्य क्या होगा, तो इनके शून्य कितने हो जाएंगे बच्चे, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक मार्क्स यहाँ से एकदम पक्का है आप लोगों को। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी सम संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। अब समझिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है बच्चों, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, कह रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। अब दो क्रमिक सम संख्या, फॉर एग्जांपल हम लोग समझेंगे जैसे 2 और 4 है, ठीक है, या तो फिर 6 और 8 है, तो दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, तो एचसीएफ क्या होगा, हमेशा 2 होगा, ठीक है। तो याद रख लोगे 2। अगला बेटा, ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है बेटा कि दो चरों एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के कितने अधिकतम हल हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दूसरा समीकरण नहीं दिया, ठीक है बच्चों, सिर्फ एक ही समीकरण देके छोड़ दिया है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इनके अधिकतम कितने हल हो सकते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चों याद रखिए, जब जैसे दो समीकरण हो रहे समीकरण, जैसे पहला हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें से 3 कंडीशन होता है, इन कंडीशनों को आप लोग याद रख लीजिए। पहला कंडीशन है बेटा कि जब a1/a2, ठीक है, बराबर हो जाएगा b1/b2, ठीक है, और ये भी बराबर हो जाएगा c1/c2, ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसका, ठीक है, और इनकी जो रेखाएं होगी वो समपाती होगी, ठीक है। कैसा होगा बेटा, तो आप सब याद रखोगे समपाती होगा तथा ये संगत होगा, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है कि संगत है कि असंगत है। दूसरा कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, दूसरा कंडीशन जो है, ठीक है, तो दूसरा कंडीशन होता है कि जब a1/a2
बराबर हो जाएगा B1/B2, लेकिन नहीं होगा ये बराबर C1/C2 के। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, तो ये असंगत हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा और इनका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा, तीसरा जो है तो A1/A2 बराबर है नहीं होगा B1/B2 का, यानी कि यहीं पे बराबर नहीं होगा बेटा। ठीक है, तुमको तीसरा नहीं देखना है। तो इसमें क्या होगा कि ये रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेद करती हुई होगी और ये संगत होगा। ठीक है, और इनका एक आदितीय हल होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न संख्या 6 कह रहा है बेटा, थोड़ा देख लीजिए कि असंगत समीकरण युक्त द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है। देखिए असंगत, तो असंगत कब होता है बेटा? जब इनकी जो रेखाएं होती है वो समानांतर होती है। समांतर कब होता है? जब A1/A2 जो है ये बराबर हो जाएगा B1/B2 के, लेकिन नहीं होता ये बराबर C1/C2 के। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि x² - 3x + 2 = 0 का एक मूल हल कौन होगा। अब बेटा देखिए, यहाँ पे आपको इसका हल करके नहीं रहना है, यहाँ पे x का वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, तो जो भी होगा x का वैल्यू यहाँ पे होगा। देखिए किसकी पुट करने पर 0 आ जाएगा। अगर 0 करते हैं, ठीक है, तो नहीं होगा, चूँकि यहाँ 2 शेष बच जाएगा, तो 0 तो होगा नहीं। चलिए एक करके देख लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर करोगे बेटा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 1 3, ये भी नहीं होगा। 2 करके देख लेते हैं, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, यहाँ पे 3 दूना, अब यहाँ पे 2x² है, तो 2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे 3x है, तो 3 × 2 + 2, तो इसको जब हल करोगे तो क्या होगा 4, 3 दूना 6 + 2, तो यहाँ पे 4 और 2 जोड़ोगे बेटा तो 6, 6 - 6 = 0, मतलब 2 जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कह रहा है 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक की ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 290 है। आप समझिए बच्चों, इसको अगर प्रोसेस से बनाओगे तो लंबा जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स का लाना, ठीक है, 1 मार्क मिलेगा। तो 1 मार्क अंक के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ सटीक देखिए कि किसके ये वर्ग करने पर क्या होगा 290 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है 2 लगातार विषम, सभी तो लगातार विषम ही दिया हुआ बच्चों, तो किसके वर्गों का योग करने पर 290 हो जाएगा। ठीक है, यानी लास्ट में इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए इकाई यूनिट से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहला अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 5 × 25 और यहाँ पे 7 × 7 = 49, मतलब लास्ट में ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। बी नंबर 9 नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 81, और 11 क्या होता है 121, 1 1 क्या होगा 2, मतलब ये भी नहीं आ रहा है। तीसरा नंबर देख लेते हैं। कह रहा 13 13 169, 13 13 कितना हो जाएगा 169, 15 15 225, तो लास्ट में 5 और 9 9 5 14, मतलब इसमें भी 0 नहीं आ रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। एपी में है बच्चों, मतलब कहने का अर्थ कि इसका सारवंतर जो है समान होना चाहिए, कि D1 बराबर होना चाहिए D2 के। ठीक है, ए भी बराबर होना चाहिए D3 के। अगर सारवंतर अगर सेम आ रहा है तो मतलब हम लोग कहेंगे कि यह एपी में है, अन्यथा ये एपी में नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए पहला में कह रहा है 2 4 8 16, तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस कितना है, तो 4 में 2 जाएगा तो 2, 8 में 4 जाएगा तो बेटा 4, तो सारवंतर जो है वो समान नहीं, यानी कि D1 ≠ D2, मतलब ये तो नहीं होगा। दूसरा में देख लेंगे 1 3 9 27, ये भी नहीं होगा। -10 -6 -2 +2, तो यहाँ पे सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 1 4 7 10 के 18वें पद का मान क्या होगा। अब ये मतलब पहला पद क्या है बेटा, तो पहला पद 1, डी बराबर कितना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 18वां पद पूछा है, यानी ये 18, तो ये 18 पर क्या होगा a + 17d, a + 17d, तो ये a का वैल्यू 1 17 और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू कितना है बेटा, तो हमने निकाला है 3, तो 17 × 51 51 अरे क्या हो जाएगा तो 52, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। यानी कि बेटा 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 16:9 है, तो उनकी संगत भुजा क्या होगा, तो बेटा 16/9 का जो है स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा 4/3, एकदम बेहिचक आप लोग मारिए 4/3। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। अब समझिए एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज,
तो समचतुर्भुज की जो विकर्ण है बेटा वो कितना है, तो ये है 6 है और दूसरा क्या है 8 है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 हो, दूसरी 4 हो, तो तीसरी क्या होती है, तो 5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके पास में है कि दो अक्षों की प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। आप समझिए, दो अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, कहते हैं। फिर देखिए जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, दो अक्ष, एक्स अक्ष इसको कहेंगे, ये क्या है वाई अक्ष प्रतिच्छेद कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग मूल। ठीक है, मूल बिंदु कहेंगे। यहाँ का जो निर्देशांक होता है बेटा वो 0 0 होता है, यानी कि एक्स का भी यहाँ पे 0 होता है और वाई का मान क्या होता है 0। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, तो वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर जो है बेटा, ठीक है, एक्स का मान 0 होता है, इसे भी याद रखोगे। अगला कह रहा है वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, अन्य समझिए, तो कह रहा है कि वाई अक्ष पर, आप समझिए बेटा, वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होगा, तो 0 होता है। ठीक है, तो जो भी होगा वाई का मान 0 होगा, यानी लास्ट में जो होगा 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे 5 -5 है, तो ये सब तो होगा नहीं, तो बिना बनाए आप लोग ऑप्शन बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 0। अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि यदि साइन ये बराबर 3/4 है, तो बेटा साइन ये बराबर 3/4 है, तो कोसेक ये बराबर क्या होगा। अब कोसेक ये बराबर क्या होता है, तो कोसेक ये जो है बेटा साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है P/H, इसका क्या हो जाएगा H/P, यानी कि यहाँ पे 4/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3/4 दिया, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि sec A + tan A इंटू 1 - sin A इक्वल टू क्या होगा, तो sec A + tan A, ठीक है, sec A + tan A इंटू 1 - sin A इक्वल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल कीजिए बच्चों, इसको हल करने पर क्या हो जाएगा, तो ये cos A के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही होगा। अगला कह रहा है कि tan A बराबर √3 है, तो ये का मान क्या होगा। समझिए इसको, प्रश्न को क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि tan A बराबर जो है वो √3 है। ठीक है, तो tan A, अब √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 किसका वैल्यू होता है बेटा, ठीक है, तो tan 60 डिग्री का होता है। तो ये tan कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया, तो 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का क्या होता है। अब समझिए, ये कोई खंबा है बेटा, ये क्या है, तो ये खंबा है और ये जो है ये इनकी छाया है। तो ये बोल रहा है कि दोनों बराबर होगा, इक्वल होगा, तो कब होगा, जब यहाँ का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है, चूँकि tan 45 का मान क्या होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, तो कितने डिग्री हो जाएगा, तो 45 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है बेटा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है। यदि दो वृत्तों के केंद्र की मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग के तुल्य हो तो उनकी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। यानी दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो बेटा कितनी होगी, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न कह रहा है वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं आपस में क्या होती है। यानी कि वृत्त के जो केंद्र होता है उससे समदूरस्थ जो भी जीवाएं होती है वो आपस में क्या होती है, तो क्या होगी बेटा। ठीक है, तो सोचिए क्या होगा, तो समान होता है। ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो आप लोग को घबराना नहीं है, बेहिचक मारिए कि क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अगला कह रहा है दो गोले का आयतन क्या है 8:27, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो दो गोले, ठीक है, दो गोले का जो अनुपात, आयतन का अनुपात है 8/27, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा बेटा, तो 8/27 का घनमूल निकाल दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो ये 2/3 जो है ये भुजाओं का अनुपात आ गया। अब पूछा है इनका क्षेत्रफल का अनुसार, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4/9। ठीक है, 4/9 इक्वल टू मतलब 4:9,
4:9। कहाँ पे है देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 4:9, तो बन जाएगा ना, बिल्कुल। किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 पाई है तो उनकी त्रिज्या क्या होगी। अब गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, तो 4πr², यही ना। अब देखिए किन, ठीक है, तो 4 का मान क्या होता है 22/7। अब देखिए यार का मान किसका लेंगे ताकि 144 आ जाए, ठीक है, यानी कि देखिए किसको लेने से 144 आ जाएगा, तो सबसे पहला ही लेके देखते हैं। तो 6 × 6 लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो भी देख के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4πr² यानी कि 6 कितना है 144, सॉरी पाई का मान नहीं बैठाना, ठीक है, पाई में ही रखने दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6×6 36, 36 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 6×6 24 के 4 हाथ भागे 2, 4×3 12, 2 14, ठीक है, 144 पाई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ये में ही आ गया, तो बाकी को हमको ट्राई नहीं करना है, ठीक है। क्या एक सिक्के को उछाले पर चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए जब एक सिक्के को उछालते हैं तो क्या परिणाम आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, ठीक है। तो इसमें चित्त आने की पूछे, आपसे पट आने की पूछे बेटा, तो बेहिचक याद रखोगे 1/2 आएगा, ठीक है। किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होता है, तो बेटा एक आता है, आपसे याद रखना, ठीक है। पूछ लिया जाएगा किसी भी निश्चित घटना घटने की जो प्रक्रिया होती कितना होता है, एक होता है। इसके बाद याद रखना प्रक्रिया ऑफ घटना घटने की, ठीक है, प्लस प्रक्रिया ऑफ घटना नहीं घटने की का जो योग होता है वो 1 के इक्वल होता है। किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए देखिए हमने अभी बस बात ही किया, देखिए यहाँ पे दे दिया है किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होती है, तो 1 होती है, ठीक है। अगला कह रहा है एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रक्रिया होगा। अब जब एक पासा को उछाला जाएगा बेटा, तो पासे में क्या होता है, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या तो फिर 6 होगा। तो इसमें सम संख्या कौन कौन है, 1 2 है, 4 है और 6 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितने हो जाएगा, तो 3। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, तो 6। 3 × 1 3, 3 2 6, ठीक है, 1/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि x+2 3x 4x+1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी मतलब जो है बेटा कि AP बना रहा है, ठीक है। अब देखिए ये x का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जो AP बना दे, तो अब दिमाग लगाइए कि किसके करने से होगा। अगर 1 रखते हैं तो 1 + 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर 3 × 1 3, मतलब ये तो नहीं होगा, फिक्स हो गया, ठीक है। 2 2 दूना 4 और 3 दूना 6, फिर ये भी नहीं होगा। 3 रख के देख लेते हैं, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, फिर 3 × 9 हो जाएगा, फिर 3 × 4 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी कि 5 5 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 4 बढ़ रहा है, यहाँ भी 4 पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि सार अंतर समान आ रहा है बेटा। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कह रहा है कि 6 8 9 x 13 का माध्य जो है वो 10 है, तो x का मान क्या होगा। अब माध्य बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है, तो 6 + 8 + 9 + x + 13, ठीक है। कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि 5 बराबर कितना आना चाहिए 10, ठीक है। तो अब देखो बेटा कि x का मान क्या रखेंगे ताकि इसे यहाँ पे x बैठाने के बाद इसको 5 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी 14। 14 बैठाइए तो आ जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या है। बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया है। अब इसमें से देखिए सबसे अधिक बार कौन आया, तो बेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि 2 जो है सबसे अधिक बार रिपीट किया, ठीक है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2। कह रहा है 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी, यानी कि इनकी माध्यिका। सबसे पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 7 है बेटा, 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक है, ठीक है। तो टोटल संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 4 इधर कर दीजिए, 4 इधर कर दीजिए, तो कितना बचा, तो बीच में क्या बचा, तो बीच में 11 बचा, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगा माध्यिका, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 नहीं है, ठीक है। हम 14 13 और 14 को भी लिखें,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 14। तो टोटल कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए, ठीक है। तो बीच में क्या आ रहा है तो 10, ठीक है बच्चों। तो इसको गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक से हुआ था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा 10। ये सारे के सारे 30 जो था बच्चों MCQ प्रश्न था जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रश्न को आप लोग करके जाते हैं तो निश्चित है कई प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा, या तो फिर आंकड़ा चेंज रहेगा, इसी पैटर्न पे आप लोग को MCQ प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है।